शुरू करते हैं। आप सभी का वेलकम है माइनिंग ज्ञान के गेट 2023 लाइव कोर्स में। जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं उनके लिए मैं फिर से दोबारा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा पूरा नाम अमरा वेंकटा साई सृजन है। मैंने अपना बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग में किया IIT ISM धनबाद से, और मैं इसी साल माइनिंग ज्ञान के साथ फैकल्टी की तरह ज्वाइन हुआ। पिछले इस साल के गेट माइनिंग में मेरा ऑल इंडिया रैंक 2 था, और मैं आशा करता हूं मैं अपना नॉलेज अच्छे से आप सभी को शेयर कर पाऊं। आप सभी ने जो ये कदम लिया है गेट की प्रिपरेशन करने का, ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि सबके अपने अपने गोल्स हैं। सबके अपने अपने गोल्स है। कुछ को एमटेक करना है, कुछ को PSUs में ज्वाइन करना है, सेटल होना है। तो गेट हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है। गेट जो भी आपने बीटेक माइनिंग में पढ़ा हो, उस पूरे का एक्यूमुलेशन है गेट एग्जाम। सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें आते हैं, सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस इसमें होते हैं, थियरी होते हैं, न्यूमेरिकल होता है, और इसमें थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड, मैथ्स और मैकेनिक्स भी होता है, जो बाकी फैकल्टी भी पढ़ाएंगे आपको। और ये जो 85 मार्क्स वाला कोर वाला सेक्शन है, 85 मार्क्स वाला सेक्शन, इसमें माइनिंग की सारी सब्जेक्ट्स आती है, कोर सब्जेक्ट्स। और इसी का एक पार्ट है माइंड डेवलपमेंट, जिसे मैं पढ़ाने वाला हूं। ये गेट का सिलेबस है। आप में से कई जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते उनके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जनरल एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स होते हैं, और उसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है, और जो सेक्शन 2 है जिसमें माइनिंग जियोलॉजी, माइंड डेवलपमेंट और सर्वेइंग, ये है माइनिंग के स्टार्टिंग फेजेस, और इसमें से मैं पढ़ाने वाला हूं माइंड डेवलपमेंट। और बाकी फैकल्टीज आपके लेंगे सेक्शन 3, 4, 5, 6 के बाकी सारे टॉपिक्स। आखिर माइंड डेवलपमेंट में है क्या क्या? माइंड डेवलपमेंट के 3 पार्ट है गेट 2022 के सिलेबस के हिसाब से। एक है मेथड्स ऑफ एक्सेस टू डिपॉजिट एंड अंडरग्राउंड ड्राइवेजेस, कि पूरा नेटवर्क बनता कैसे है, कि अगर एक माइनिंग मेथड हमने डिसाइड किया है तो उस माइनिंग मेथड को अप्लाई कैसे करें, डिगिंग कैसे हो, ड्राइवेजेस कैसे बनाए, वो चीज इसमें आती है। और अगला आता है ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। अभी ड्राइवेजेस बनानी है तो कैसे बनानी है। ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग एक कन्वेंशनल मेथड है, जो कई जमाने से ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग का यूज किया जा रहा है। और अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में आ रही है वो है मैकेनिकल कटिंग सिस्टम्स, जो ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग जितना चीप तो नहीं है, उतना इकोनॉमिकल नहीं है, थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन कई सारे उसमें भी एफिशिएंट मेथड्स हैं, और कुछ स्पेसिफिक रॉक कंडीशंस में मैकेनिकल कटिंग सिस्टम्स बहुत अच्छे से काम भी आते हैं, और उसमें डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। तो उसमें अलग अलग कौन से सिस्टम्स है, कैसे सिलेक्शन करना है, ये भी पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो एक्सेस टू डिपॉजिट्स था, उसमें जैसे कि ये एक शाफ्ट हो गया, ये एक इंक्लाइन एंट्री हो गई, ये एक डिक्लाइन एंट्री हो गई, और ये सेकेंडरी माइंड डेवलपमेंट्स हो गया। इस पार्ट के बारे में, पार्ट 1 के बारे में आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। पहले इंट्रो खत्म हो जाए, फिर इसकी डिटेल्स में जाएंगे। दीपक फुल स्क्रीन करने पे मुझे ठीक है, फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अभी क्लियर है सबको? ठीक है। शाफ्ट हो गया, ये इंक्लाइन एंट्री हो गया, और ये डिक्लाइन हो गया। ये 3 मेजर एंट्रीज है जो हमें दिखाई देती है माइंस में। और ये पार्ट 2 है ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग की, जो मैं बात कर रहा था। अभी जो ड्राइवेजेस हमने देखा, शाफ्ट, इंक्लाइन, डिक्लाइन, अभी इनको बनाए कैसे?
तो उसके लिए अलग अलग ड्रिलिंग मेथड्स होती है और मशीन्स होती है। जैसे जो ये मशीन आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें ऐसे मल्टीपल बूम्स है, एक बूम है, दूसरा बूम है। बूम का मतलब है कि एक ही मशीन में मल्टीपल हाथ है उसके पास एक से ज्यादा हाथ है जो ड्रिल कर सकते हैं। जैसे इस मशीन के पास 2 हाथ है, इसका मतलब 2 बूम है, और इसको हम बोलते हैं जंबो ड्रिल। और ये बहुत ही आजकल कॉमन और हाईली मैकेनाइज्ड मशीन है जो इस्तेमाल में रहती है। ऐसी कई सारे अलग अलग ड्रिलिंग मशीन्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है एक्सप्लोसिव कार्ट्रिजेस। ये जो दिख रहा है, ये एक्सप्लोसिव की कार्ट्रिजेस है। जो ड्रिल होल्स बनाते हैं उसमें 2 तरीकों से आप एक्सप्लोसिव्स को फिल कर सकते हो। जो पैकेट्स की तरह आपको दिख रहे हैं, ये कार्ट्रिजेस वो डाल सकते हो, या फिर लिक्विड फॉर्म में ऑन साइड बना के सीधा एक्सप्लोसिव फिल कर सकते हो। तो ये चीज है जिसमें जो अलग अलग टाइप्स है वो भी हम सीखेंगे। कृष्णा, जंबो ड्रिल का यूज और रूफ बोल्टिंग तो आपको दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। वैसे मैं आपको उसका एक ब्रीफ बता दूंगा, और जंबो ड्रिल बाद में आएगा। आज बस एक इंट्रो क्लास है, तो मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। और जैसे ये ब्लास्ट होल है, ब्लास्ट होल की अलग अलग डिजाइन होती है। ब्लास्टिंग होने पे जैसे भी आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारा स्मोक उड़ रहा है, तो ये ब्लास्टिंग के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ड्रॉबैक्स होती है, ड्रॉबैक्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे कम किया जाए। और जो ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग है वो एक कन्वेंशनल मेथड है, और इससे अभी बहुत डेवलपमेंट्स आ चुकी है। और कन्वेंशनल मेथड से एनवायरनमेंट को भी कई तरीकों से हार्म होता है। एज अ माइनिंग इंजीनियर हमें खुद को ऐसा सोचना चाहिए कि हम हार्म तो कर ही रहे हैं एनवायरनमेंट को, कुछ भी कर लो हम हार्म तो कर ही रहे। जो हार्म हम कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, जो हानि पहुंचा रहे हैं, उसे हमें कम करना है। हमें इतनी नॉलेज रखनी है, इतनी एक्सपर्टीज लानी है कि जितना से जितना हो सके उतना हम हार्म कम कर सके एनवायरनमेंट को। तो ये चीज ध्यान में रख के हमें चीजें सीखनी है। और ये कटिंग सिस्टम्स है, नई तरीके की सिस्टम्स है, जिसमें बिना ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के सीधा जैसे वुड को आरी से काटा जाता है, या फिर जो घर में ड्रिलिंग मशीन्स यूज होती है कीले लगाने के लिए, या फिर जो भी अलग अलग कारपेंट्री के शॉप में या स्टील के शॉप में मशीन्स होती है, वैसी बड़ी स्केल्स में कटिंग मशीन्स होती है जो सीधा रॉक को काट सकती है। तो इनके रॉक टूल इंटरेक्शन और इनके सिस्टम्स के सिलेक्शंस के बारे में हम जानेंगे। तो इस टॉपिक के लिए रिकमेंडेड मटेरियल तो एज एन अगर देखा जाए तो AK गुराई सारे टॉपिक्स के प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला बुक AK गुराई है, जो आप में से कई जानते भी होंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बाकी फैकल्टीज भी स्ट्रेस करते हैं, और मैं भी फिर से स्ट्रेस करना चाहूंगा कि गेट के जो प्रीवियस पेपर्स है उनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आपके अभी कॉन्सेप्ट्स खत्म हुए हो या ना हुए हो, आप थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ पेपर सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपका स्कोर कितना आ रहा है, आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, आपको कौन से टॉपिक्स में ज्यादा टाइम लगता है, कौन से टॉपिक्स आपके जल्दी खत्म हो जाते हैं। ये चीजें जानने में बहुत यूज होगा। और कई सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो सिमिलर टाइप में आपके ईयर के गेट पेपर में रिपीट भी हो सकते हैं। तो अगर मान लेते 2-3 क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन में आपका जो रैंक है वो बहुत ज्यादा जंप कर जाएगा। और ये कुछ और बुक्स है जो मैं रिकमेंड करूंगा इसके लिए। रॉक ब्लास्टिंग टर्म्स एंड सिंबल्स है, जो एक डिक्शनरी है ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के टर्म्स के बारे में। इसका मैं ड्राइव लिंक आपको शेयर कर दूंगा। जो भी टर्म आप जहां से भी पढ़ रहे हो, गेट के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हो या एक बुक सॉल्व कर रहे हो, जो भी टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा है वो टर्म को आप इस डिक्शनरी में ढूंढ सकते हो और उसका डेफिनेशन मिल जाएगा आपको अच्छे से। और ये ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग ऑफ रॉक्स एक बुक है जो जिमेनो सर ने लिखी है। ये बहुत अच्छी बुक है, इनकी सारी टॉपिक्स इनमें अच्छे से
क्लियर की हुई है। गेट में अच्छा स्कोर कैसे किया जाए, तो मैं वैसे एक्सपीरियंस टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी जितनी भी प्रिपरेशन है मैं उसके हिसाब से आपको कुछ तरीके बता सकता हूँ जिनसे आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट होगी। जैसे ये प्रिपरेशन फेज है, अभी वाला फेज जो है आपका प्रिपरेशन फेज है। इस प्रिपरेशन फेज में जो भी क्लासेस हो रही है उनकी खुद से नोट्स बनाने की ट्राई कीजिए। जैसे भी मैं क्लास ले रहा हूँ, जब मेरा लेक्चर शुरू होगा तो आप मेरे साथ साथ जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं ना, जो उनके स्लाइड्स में या उनके नोट्स में जो होता है उससे ज्यादा जो वो बोलते हैं उसमें ज्यादा कंटेंट होता है। तो वो लोग जो बोल रहे हैं वो चीजें आप अगर थोड़े थोड़े भी नोट्स बनाते रहोगे तो वो आपके लिए बहुत यूजफुल चीज की तरह रह जाएगा लास्ट में। और एक है स्किल ऑफ एजम्पशन, ये चीज में मैं बहुत मानता हूं, क्योंकि जितने भी हो आप लोग, आप सब में से सभी को ये पॉसिबिलिटी आज तक हुई नहीं होगी कि माइंस में जाके विजिट करें, उनके सारे कामों को देखें, उनके सारे वर्किंग प्रोसेसेस, उनकी सारी मशीन्स को ध्यान से देखें और समझे। तो जब थियरी में हम चीजें पढ़ते हैं तो एक दो बार क्लैरिफिकेशन होने के बाद भी कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पाती। वो क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि हमने प्रैक्टिकली उस चीज को कभी देखा नहीं है, तो वो चीज डिफिकल्ट हो जाती है समझने में। तो अगर कोई चीज कुछ बार समझने में, किसी से पूछने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो गए, टीचर्स से पूछ भी लिया, दोस्तों से पूछ भी लिया, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको मान के चलिए कि बुक में जैसा लिखा है या टीचर ने जैसा बोला है, कि अगर टीचर ने बोला है ये चीज होता है और बुक में लिखा है कि ये चीज होता है, तो मान के चलिए कि वो चीज होती है। तो उससे क्या होगा, आपके माइंड में टेंशन कम होगा, बस आप उसे एक फैक्ट की तरह याद कर लोगे। जो भी चीजें समझ पाओ सारी समझ लो, और जो नहीं हो रही है कितनी भी कोशिश के बाद उसको एक फैक्ट की तरह याद रख लो कि हाँ, हाँ भाई, ये चीज माइंड्स में होती है, ऐसे ही होती है। तो थोड़ी टॉपिक्स में बहुत सारा टाइम स्पेंड नहीं करना है, इसलिए लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड रिविजिट देम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो या जब भी आप क्लासेस सुन रहे हो, तो कई सारी ऐसी चीजें होंगी जिन पे आप बहुत डिफिकल्टी फील करते हो, या कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पहले बार में सही नहीं हुआ, तो उनको मार्क कर लिया करो। और कुछ समय बाद, जैसे कि अभी आज आपने माइंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए और उसमें से आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से 5 आपके गलत हो गए, तो जो 5 क्वेश्चन से मार्क कर लो और एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद उन 5 क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लो और देख लो कि तुमसे फिर से बन रहा है कि नहीं। अगर बन गया दूसरी बार भी, तो वो फिर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, फिर बदलेगा नहीं। वो रिविजिट वाली बात हो जाती है। सेल्फ प्रैक्टिस करना जरूरी है। बस क्लासेस सुन के जाओगे तो उसमें एक रिसेप्शन होता है, क्लासेस सुनते सुनते उसके साथ अगर नोट्स बनाओगे वो तुम्हारा एक्स्ट्रा परसेंटेज हो जाता है, और उसके साथ अगर सेल्फ प्रैक्टिस को मिलाओगे तो वो हो जाता है एकदम अल्टीमेट प्रैक्टिस, अल्टीमेट प्रिपरेशन हो जाती है गेट की। पूरा सिलेबस कवर करना जरूरी है, एज इन जो ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स है उनसे शुरू करना भी अच्छी बात है, लेकिन ये भी जरूरी है कि सारे टॉपिक्स खत्म हो और प्रीवियस ईयर गेट पेपर सॉल्व करने, जैसे मैंने पहले बताया था। स्किल्स फॉर एग्जामिनेशन डे, प्रिपरेशन फेज तो खत्म हो गया, आपने टेस्ट भी लिख दिया, आपने प्रिपेयर भी कर लिया, सारा कोर्स खत्म कर लिया, लेकिन एग्जाम डे के दिन के लिए आपको चाहिए स्पीड। स्पीड किस लिए चाहिए? अगर टफ पेपर हुआ तो आप पूरा पेपर पढ़ भी नहीं पाएंगे अगर आपकी स्पीड कम है तो, और अगर सिंपल पेपर हुआ तो सिंपल पेपर में सिली मिस्टेक्स की ज्यादा चांसेस होती है। तो आपको इतना सिंपल पेपर में आपको इतना टाइम, इतना स्पीड रखना है कि एक बार पेपर खत्म हो जाए और आप फिर से उसे एक बार देख भी ले, रिवाइज भी कर ले। जहां जहां पे भी आपको डाउट आ रहा था आपने पहले से ही उसे मार्क फॉर रिव्यू कर लिया।
मार्क फॉर रिव्यू कर लिया और फिर उनको फिर से रिविजिट करके देख लिया, फिर जब ये भी खत्म हुआ फिर बाकी क्वेश्चंस को भी फिर से रिव्यू कर लिया। तो ये इसलिए स्पीड की जरूरत है। अगर आप इसी पेपर में भी बस एक ही बार पेपर कंप्लीट करके छोड़ दे रहे हो 3 घंटे में, तो वो चीज थोड़ी दिक्कत देने लग जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है उसमें। तो जिस भी टॉपिक को सॉल्व कर रहे हो समझना है पहले, फिर स्पीड पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपको हर टॉपिक के क्वेश्चंस में बहुत टाइम लग रहा है बनाने में और आपकी स्पीड भी बढ़ा नहीं पा रहे हो। स्पीड तब बढ़ेगी आप सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा बार करोगे, तो आपको एक समझ आ जाएगी कि एक ऐसा क्वेश्चन है तो इसे कैसे करना है। और जनरल मैथ्स में जो कैलकुलेशंस है, गेट का कैलकुलेटर यूज करना, गेट एग्जाम में एक इनबिल्ट कैलकुलेटर होता है, उसका इस्तेमाल करना भी सीखना चाहिए एग्जाम के कुछ टाइम पहले। ये ज्यादा बड़ी स्किल नहीं है, एग्जाम के कुछ एक हफ्ते पहले से भी अगर आप शुरू कर लोगे, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आपके प्रिपरेशन फेज में भी आप अगर गेट का ही कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो आप उससे आदत लग जाएगी। और बिना कैलकुलेटर के जो छोटे छोटे कैलकुलेशंस है उन्हें मेंटली कैलकुलेट करना अगर आ गया तो वो भी स्पीड बढ़ा देता है। अंडरस्टैंडिंग स्किपिंग एबिलिटी। अब ये स्किपिंग एबिलिटी क्या है? जैसे एक क्वेश्चन आ गया, जैसे ही मैंने पेपर खोला मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन दिख गया, तो मैं सीधे क्वेश्चन को देख के स्किप नहीं कर दूंगा कि ये अरे ये टॉपिक तो मेरे को आता ही नहीं है, या फिर ये क्वेश्चन बहुत लंबा दिख रहा है मैं नहीं करूंगा। ऐसा तो करना ही नहीं है। क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन पे 10 से 15 सेकंड लगाओ, 20 सेकंड लगाओ, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर से नीचे तक देख लो कि इसमें क्या चीजें हैं, क्या चीजें पूछ रहा है, फिर डिसाइड करो कि ये क्वेश्चन करने लायक है कि इसको अभी के लिए स्किप कर दूं, या फिर ये करने लायक है लेकिन टाइम लगेगा तो इसे मैं मार्क फॉर रिव्यू करके आगे चलता हूं। तो ये चीज है स्किपिंग एबिलिटी, और ये तब तक आपको नहीं आएगा जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, जैसे समझ लो कि आज आपने सोच लिया कि आज मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो वो 20 क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त दिमाग में स्पीड रखो और स्किप, और जहां पे भी आपको लग रहा है तो आपका आज का टारगेट होगा 20 क्वेश्चन, आपको 20 क्वेश्चन खत्म करने हैं। आप बीच के कुछ स्किप भी कर दो अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो, लेकिन उसे पहले देख लो अच्छे से फिर स्किप करना। तो ये चीज एक स्किल है डेवलप करने के लिए। और गेट के कैलकुलेटर के ऐप मिल जाते हैं प्ले स्टोर में, तो उनको डाउनलोड कर लेना तो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। और एक फाइनल इंपॉर्टेंट चीज है बीइंग काम एंड कूल फॉर 3 आवर्स स्ट्रेट। गेट 3 घंटे का एग्जाम है और 3 घंटे कामली बैठना, दिमाग में कोई और चीज ना आने देना, बस क्वेश्चंस रहना, थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। उसके लिए आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है कि जब भी आप प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हो या कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो उस टाइम पे भी आपको वैसे ही कामली बैठना है, शांत रूम में, किसी भी और चीज में ध्यान नहीं देना है। और 3 घंटे लगातार एक जगह बैठने की आदत लगाना भी जरूरी है, वरना कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नींद भी आ जाती है, जिनका ध्यान हट जाता है। तो वो चीजों पे भी ध्यान, वो बहुत ज्यादा, जब मेंटल स्ट्रेन हो जाता है तो एग्जाम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, सिली मिस्टेक्स हो जाती है, स्पीड कम हो जाता है। तो चलिए, ये था इंट्रोडक्शन। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो मैंने पार्ट 1 बताया था माइंड डेवलपमेंट का, मेथड्स ऑफ एक्सेस टू डिपॉजिट्स, इसके बारे में कुछ जानते हैं। माइंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ, फिर इसके बाद से देखो, operations involved in preparing a mine for ore extraction। एक ओर बॉडी जब आपको मिलती है एक्सप्लोरेशन के बाद, तो उस पे जो आपने माइनिंग मेथड डिसाइड किया है प्लानिंग करने के बाद, अब उसको इस तरीके से डेवलप करना है। पहले तो ओर बॉडी को एक्सेस करना है, फिर उसमें ऐसे ड्राइवेजेस बनाने हैं कि फिर उसमें से आप ओर को निकाल पाओ इकोनॉमिक वे में, सबसे तेज वे में और सबसे सेफर वे में। ये 3 चीजें ध्यान रखनी है।
माइनिंग में हमेशा इकोनॉमिक्स पहले आता है कि चीज प्रॉफिटेबल हो, फिर उसके बाद आता है सेफ्टी ऑफ मैन, एनवायरमेंट, मैन, इक्विपमेंट एंड एनवायरमेंट, तीनों की सेफ्टी, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स और आगे के सालों में माइनिंग और भी सेफ्टी कॉन्शियस हो जाएगा। सेफ्टी किन चीजों की? मैन, मशीन, एनवायरनमेंट। तो पहले ओर बॉडी के बारे में कुछ टर्म्स जान लेते हैं जो जरूरत पड़ेंगी। ओर बॉडी एक वेल डिफाइंड मास ऑफ ओर बियरिंग रॉक है। मतलब ओर क्या होता है? किसी भी मिनरल का एक कॉन्सेंट्रेटेड, एक ही जगह पे बहुत सारा मिनरल अवेलेबल हो, उसे ओर बियरिंग रॉक कहते हैं। टर्मिनोलॉजी, डेप्थ ऑफ ओर बॉडी, जमीन से कितना नीचे वो ओर बॉडी मिल रहा है, वो उसका डेप्थ हो गया। डिप ऑफ ओर बॉडी, द एंगल एट विच द ओर बॉडी इज इंक्लाइंड विद द हॉरिजॉन्टल। विद द हॉरिजॉन्टल कह सकते हो या फिर विद द सरफेस भी बोल सकते हो, कि कितना डिप कर रहा है, उस हिसाब से आपका डिप और डेप्थ, ये दोनों जो चीजें हैं, इनके हिसाब से आपका मेथड ऑफ माइनिंग चेंज हो जाता है बहुत ज्यादा। स्ट्राइक, इट इज द डायरेक्शन ऑफ अ लेवल along the horizontal course of a mineral deposit. स्ट्राइक एक डायरेक्शन है, स्ट्राइक एक डायरेक्शन है जो डिप के परपेंडिकुलर है और ओर बॉडी के अलोंग है। मतलब समझ लीजिए कि आपको एक ओर बॉडी में काम करना है और आप उसमें कैसे भी गड्ढा करके उस ओर बॉडी तक पहुंच गए। अब ओर बॉडी में काम करेगा तो आदमी और मशीन, मैन एंड मशीन। तो मैन एंड मशीन नीड्स अ फ्लैटर गैलरी टू वर्क। आदमी और मशीन को फ्लैट गैलरी चाहिए जहां पे वो काम कर सके। तो फ्लैट कैसे पता चलेगा? वो होता है स्ट्राइक का डायरेक्शन। ओर बॉडी पे जो भी हॉरिजॉन्टल वाला डायरेक्शन होता है उसे स्ट्राइक डायरेक्शन बोलते हैं, और उसी डायरेक्शन में जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं और हमारे लेवल्स होते हैं वो हम बनाते हैं। स्ट्राइक डायरेक्शन में जो भी बनता है उसे हम लेवल्स बोलते हैं, लेवल गैलरीज बोलते हैं। तो ये चीजें याद रखनी है। लेवल, लेवल गैलरीज, फुटवॉल और हैंगवॉल। वॉल और रॉक बिलो दी ओर बॉडी इज फुटवॉल, वॉल और रॉक अबव दी ओर बॉडी इज हैंगवॉल। तो अभी हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? पहला पढ़ा था डेप्थ। पहले तो ये जान लीजिए कि दो तरह की ओर बॉडी होती है। अभी स्क्रीन दिख रहा है, सब क्लियर है ना? हाँ योगेश, मैं स्ट्राइक के बारे में बताऊंगा। ओके, कंटिन्यू करता हूँ मैं। पहले तो ये देख लीजिए, ये मान लीजिए ये कोल का डिपॉजिट है, और कोल डिपॉजिट जनरली नियरली हॉरिजॉन्टल होता है या फिर उसका स्लोप एंगल बहुत, डिप एंगल बहुत कम होता है। वो एक कोल डिपॉजिट एक फ्लैट सा, हमेशा ऐसा डिपॉजिट अच्छा सा सरफेस के नीचे मिलता है। ये हो गया सरफेस। तो ये कोल डिपॉजिट की डेप्थ। और दूसरा चीज हमने जो पढ़ा वो था डिप। अभी ये तो हॉरिजॉन्टल है कोल डिपॉजिट, तो इसका डिप 0 डिग्री होगा। और मान लेते हैं कि कोई एक और बॉडी ऐसा है, तो इसका डिप होगा हॉरिजॉन्टल से, जो ये एंगल बनाता है थीटा, वो हो गया उसका डिप।
और ये ओर बॉडी के ऊपर वाला हैंग वॉल, और ओर बॉडी के नीचे वाला जो रॉक है वो हो गया फुटवॉल। और एक और चीज हमने पढ़ी थी, वो थी स्ट्राइक। स्ट्राइक समझना, स्ट्राइक समझने में थोड़ा सा इमेजिनेशन लगेगा, तो ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये एक ओर बॉडी है, ऐसे एक्सटेंड हो रही है, और ये है उसका डिप डायरेक्शन। जैसे कि इस केस में था, ये था डिप डायरेक्शन। तो स्ट्राइक के बारे में आए तो परपेंडिकुलर टू द डिप डायरेक्शन अलोंग द ओर बॉडी, ये है स्ट्राइक। इसी को अगर टॉप व्यू से देखें तो हमें ओर बॉडी कुछ ऐसी दिखेगी 2D में, और ये होगा हमारा डिप डायरेक्शन, और ये होगा हमारा स्ट्राइक डायरेक्शन। तो स्ट्राइक डायरेक्शन होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलोंग दी ओर बॉडी। तो स्ट्राइक क्लियर है। अभी आते हैं जो मेन एक्सेस है ओर डिपॉजिट के लिए। एक्सेस क्या होता है? इट इज एन एंट्री मेड फ्रॉम some point above or below the ground to the mineral deposit to be able to extract the minerals, transport man and material, ventilation purpose, sending the required pipes and wires to the underground. एक्सेस का बस यही नहीं काम होता है कि हम ओर बॉडी तक पहुंचे, उसे हमें पहुंचाना है, मटेरियल को पहुंचाना है, जो इक्विपमेंट है, मशीन है, उनको पहुंचाना है ओर बॉडी तक। और एक्सेस वेंटिलेशन के लिए भी एक एक्सेस का काम करता है। जैसे हवा जो सरफेस में है उसे अंडरग्राउंड में वेंटिलेशन के लिए भेजना है, तो उसके लिए भी एक एक्सेस लगता है। और रिक्वायर्ड पाइपलाइंस होती है, कुछ वाटर की पाइपलाइंस होती है, कुछ कंप्रेस्ड एयर की पाइपलाइंस होती है, और इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है, वो भी एक्सेस के थ्रू ही अंडरग्राउंड में भेजे जाते हैं। तो एक्सेस इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। शाफ्ट जो सबसे मोस्ट कॉमन एंट्री है अंडरग्राउंड माइंस के लिए, इट इज़ अ वर्टिकल एक्सेस टू अ माइन ड्रिवन, जनरली ड्रिवन फ्रॉम द सर्फेस टू द बॉटम लेवल ऑफ द बॉडी। मतलब कहाँ से कहाँ तक? सरफेस से ओवर बॉडी का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहां तक जनरली बनाया जाता है शाफ्ट को। इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मैन, मटेरियल एंड वेंटिलेशन। और जनरली शाफ्ट्स तब बनाए जाते हैं जब ओवर बॉडी का डेप्थ 250 मीटर से ज़्यादा हो। ये एक रफ फिगर है और कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर इससे कम हो तो भी शाफ्ट्स बन सकते हैं अगर इकोनॉमिकल माना जाए तो इस चीज़ को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखना है कि ग्रेटर डेप्थ्स में शाफ्ट्स का इस्तेमाल यूज होता है। तो शाफ्ट होता कौन से शेप का है? वो हो सकता है सर्कुलर, या रेक्टेंगुलर, या स्क्वायर, या एलिप्टिकल। ये पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है और जहाँ पे भी आपको देखो मिलेगी वो है सर्कुलर शाफ्ट और रेक्टेंगुलर शाफ्ट। इनके कुछ रीजंस भी हैं। जैसे सर्कुलर शाफ्ट जनरली कोल माइंस में मिलता है, और रेक्टेंगुलर शाफ्ट जनरली मेटल माइंस में मिलता है, क्योंकि मेटल माइंस ज़्यादा डेप्थ में होती है और ज़्यादा हायर स्ट्रेसेस होते हैं।
और कोल माइंस लोअर डेप्थ्स में होती है। और जो सर्कुलर शाफ्ट होता है, सर्कल शेप ड्राइव करना थोड़ा डिफिकल्ट काम है जब कन्वेंशनल मेथड्स यूज होती है ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। तो सर्कल वाला शेप मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है, वो चीज़ रेक्टेंगुलर शेप में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है। तो इसके लिए लार्जर डेप्थ्स के लिए रेक्टेंगुलर ही ज़्यादातर बनाया जाता है। एडवांटेजेस क्या है शाफ्ट की? शाफ्ट हमारा प्रोडक्शन रेट इंक्रीज कर देता है, क्योंकि शाफ्ट से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान होता है, बहुत तेज होता है, और मैन का भी अंदर जाना और बाहर आना बहुत तेज हो जाता है। इसके लिए प्रोडक्शन रेट अप हो जाती है और ग्रेटर एफिशिएंसी इन मैन एंड मटेरियल ट्रांसपोर्ट। जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो लिखने की कोशिश करो, कुछ कुछ चीज़ें काम आएंगी। मैन एंड मटेरियल ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा एफिशिएंसी भी देता है। लेकिन शाफ्ट की ड्रॉबैक्स क्या है? शाफ्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है और उसका मतलब है लॉन्गर लीड टाइम। लीड टाइम ज़्यादा होता है। लीड टाइम मतलब अभी हम तो सरफेस पे हैं, लेकिन हमें तो ओवर बॉडी में जाके प्रोडक्शन शुरू करना है। तो ओवर बॉडी तक पहुंच के प्रोडक्शन शुरू करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये पहुंचने वाला जो टाइम है उसे बोलते हैं लीड टाइम। शाफ्ट बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसका मतलब है लीड टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने माइन आर्ट शुरू किया तो पता चला कि मेरे को कुछ साल लग जा रहे हैं प्रोडक्शन शुरू करने में, तो ये मेरा लीड टाइम है, तो मेरा तो लॉस हो रहा है, मैं प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा हूँ उस टाइम पे। तो ये एक डिसएडवांटेज है। प्रोडक्शन रेट इंक्रीज ये एडवांटेज, लीड टाइम इंक्रीज ये डिसएडवांटेज। और एक और डिसएडवांटेज इसका है कि हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनिशियल कैपिटल। शाफ्ट बनाना बहुत कॉस्टली है, इनिशियल कैपिटल ज़्यादा होता है, स्टार्टिंग में इसमें बहुत पैसा लगाना पड़ता है शाफ्ट बनाने के लिए। बाद में रिटर्न्स तो मिलेंगी, प्रोडक्शन रेट ज़्यादा है, लेकिन पहले पैसा होना तो चाहिए। और डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टिंग लार्ज मशीन्स, जैसा भी समझ लेते शाफ्ट है हमारे पास, ये सर्कुलर शाफ्ट है हमारे पास, लेकिन हमें अंडरग्राउंड में भेजनी है एक इतनी बड़ी मशीन है जो हमें अभी अंडरग्राउंड में भेजनी है। तो ये मशीन तो इस शाफ्ट में फिट नहीं होगी, तो उस मशीन को डिसमेंटल करके शाफ्ट में से नीचे भेज के फिर से असेंबल करना पड़ता है। तो ये शाफ्ट का एक डिसएडवांटेज हो गया। और एक इंक्लाइन शाफ्ट आ जाता है। इंक्लाइन शाफ्ट वो होता है जिसमें मैन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, बस मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें गाइडेड रेल्स होती है, इसमें रेल पटरी लगी हुई होती है और उसमें टब्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसमें से जो भी प्रोड्यूस किया वो ओवर है या वेस्ट है उसको वो टब्स में डाल दिया जाता है और वो इंक्लाइन शाफ्ट में से ऊपर पहुंचाया जाता है। डिक्लाइन, डिक्लाइन पे आए तो एक मिनट मैं डाउट्स देख लेता हूँ। डिक्लाइन एक सेकेंडरी इंक्लाइंड ओपनिंग है जो जनरली स्पाइरल होता है, स्पाइरल शेप होता है, जिससे कि जैसा भी मैंने बताया अगर शाफ्ट्स में बड़ी मशीन्स को भेजना है नीचे तो उनको डिसमेंटल करके रीअसेंबल करना पड़ता है। लेकिन डिक्लाइन में वो दिक्कत नहीं होती है। डिक्लाइन एक अगर आप कभी मॉल्स में गए हो या किसी बिल्डिंग में गए हो जहाँ पे बेसमेंट में पार्किंग होती है, तो स्पाइरल शेप में रास्ता होता है बेसमेंट तक जाने का और वो अलग अलग पार्किंग लेवल्स को जोड़ता है, तो वो होता है डिक्लाइन। तो इसमें से हम व्हीकल्स को, इक्विपमेंट को लेके जा सकते हैं नीचे तक, तो उसे डिसमेंटल करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये डिक्लाइन का एक बेनिफिट है। डिक्लाइन वर्सेस इंक्लाइन जिनमें मैं बताऊंगा, ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूंगा। डिक्लाइन की एडवांटेजेस तो मैंने बता दी,
और इसे शाफ्ट के जितना बनाने में उतना टाइम भी नहीं लगता है। लीड टाइम लेसर, मतलब अगर डिक्लाइन से जा रहे हैं तो हम प्रोडक्शन जल्दी शुरू कर सकते हैं शाफ्ट के मुकाबले। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि डिक्लाइन जो होता है, इसके डिसएडवांटेज के बारे में ड्राइंग के साथ डिस्कस करेंगे। एडिट, एडिट एक और चीज़ है। समझ लो एक पहाड़ है और उसके अंदर आपकी ओर बॉडी है, तो आप उसको अप्रोच कैसे करोगे? पहाड़ में एक हॉरिजॉन्टल ड्राइव बनाओगे, तो उसी को कहते हैं एडिट। तो वो हो गया एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस, जिसमें से आप बाकी एक्सेसेस की तरह सारी चीज़ें कर सकते हैं। मेन लेवल्स, जो मैंने स्ट्राइक डायरेक्शन के बारे में बताया था, स्ट्राइक डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होती है, तो उसी डायरेक्शन में मेन लेवल्स बनाए जाते हैं। जैसे समझ लेते हैं कि एक और बॉडी है जो 100 मीटर डेप्थ से शुरू होकर 500 मीटर डेप्थ तक एक और बॉडी है, तो 400 मीटर लंबा एक और बॉडी है। तो अभी उसको आप पूरे एक साथ तो माइंड नहीं कर सकते हो, तो उसको आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, छोटे छोटे लेवल्स में डिवाइड करना होगा, और उन लेवल्स को कहते हैं मेन लेवल्स। ये थी प्राइमरी डेवलपमेंट्स। तो अभी ये जो प्राइमरी माइन डेवलपमेंट्स थी, जैसे वर्टिकल शाफ्ट है, वर्टिकल शाफ्ट कुछ ऐसा दिखता है। ये मान लेते हैं कि हमारा ओवर बॉडी है, तो यहां से अगर मैं एक वर्टिकल एक्सकेवेशन बनाता हूँ, कहाँ तक बनाया मैंने इसे? और बॉडी के बॉटम लेवल तक। तो ये जो चीज है ये हो गया वर्टिकल शाफ्ट। और वर्टिकल शाफ्ट मेन लेवल, ठीक है। सुनील, मैं इंक्लाइन की बात नहीं कर रहा था, मैं इंक्लाइन शाफ्ट की बात कर रहा था। वो भी मैं अभी आपको डिफरेंस बता दूंगा। तो ये देखो, ये जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट के ऊपर एक हेड गियर होता है, और इसमें एक पुली लगी हुई होती है, और इसमें से एक केज लगा हुआ होता है, जिस केज को ऊपर लेके जाना मतलब होइस्ट करना बोलते हैं, और नीचे भेजना, ये दोनों ऊपर और नीचे भेजने में इसमें मैन और मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये हो गया वर्टिकल शाफ्ट। और अभी इंक्लाइन शाफ्ट, और अभी वर्टिकल शाफ्ट तो ओवर बॉडी से दूर बनाया मैंने, तो ओवर बॉडी को एक्सेस कुछ ऐसे पार्ट्स बनाए जाते हैं, और इससे ओवर बॉडी के अंदर घुसा जाता है। तो अभी मैं ओवर बॉडी के अंदर आ गया। तो अभी ये जो हॉरिजॉन्टल है पूरा एरिया, और ये जो हॉरिजॉन्टल पूरा एरिया है, वो मेरे लेवल्स है। ये मेरा जैसे लेवल 1, ये मेरा लेवल 2। तो इनको मेन लेवल्स में बता रहा था, जो सीधा शाफ्ट से कनेक्ट होके और बॉडी में आ रहे हैं। और लेवल्स जनरली ऐसे बनते हैं कि जैसे मान लीजिए ये है आपका ओवर बॉडी, और ये है आपका शाफ्ट। तो यहाँ से आप यहाँ तक पहुँचे पहले, फिर उसके बाद अलोंग द स्ट्राइक डायरेक्शन आप एक ड्राइवेज बनाओगे। तो ये चीज़ हॉरिजॉन्टल है, 3D में डायग्राम है, ये एक लेवल है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा लेवल के बारे में। और अभी इंक्लाइन शाफ्ट के बारे में देखते हैं। इंक्लाइन शाफ्ट हो जाता है जब
ये मेरा ओवर बॉडी और मैं शाफ्ट ऐसे बना रहा हूँ, ओवर बॉडी के पैरेलली बनाता हूँ। तो ये हो गया मेरा इंक्लाइन शाफ्ट। जो इंक्लाइन शाफ्ट होता है उसमें जनरली बस मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि उसमें रेल लगी हुई होती है और उसमें हाई स्पीड में टप्स में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। और एक और होता है जिसको हम कहते हैं स्लोप या फिर इंक्लाइन, बस इंक्लाइन, इंक्लाइन शाफ्ट नहीं। इसमें क्या होता है, जैसे ये मेरा सरफेस, ये मेरा कोल डिपॉजिट, तो मैंने बस एक इंक्लाइन सा, एक ऐसे सीधा ड्राइवेज बना दिया डिपॉजिट के अंदर, तो इसको कहते हैं इंक्लाइन, जिसमें से मैन भी ट्रैवल कर सकता है और मटेरियल का ट्रांसपोर्ट भी होता है हॉलेज के थ्रू। लेकिन इंक्लाइन शाफ्ट जो होता है उसमें हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट होता है और रेल्स लगी होती है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और माइनिंग में जैसा मैं कह रहा था, द स्किल ऑफ एजम्पशन, माइनिंग में अगर आप अलग अलग माइंस विजिट करोगे तो कई बार ऐसा होगा कि एक ही चीज़ के थोड़ा थोड़ा बदली करके नाम मिलेंगे आपको। तो जैसे एक ही चीज़ को किसी और नाम से बुलाया जा रहा है, और जो ये इंक्लाइन शाफ्ट है तो वो उसे ध्यान में रखते हुए नॉमेनक्लेचर पे ज़्यादा गौर नहीं करना है। और ये जो इंक्लाइन शाफ्ट है, जैसे कि ये शाफ्ट है तो जनरली हायर डेप्थ्स में यूज़ होता है, और ये इंक्लाइन लोअर डेप्थ्स के लिए होता है। और एक और अभी अपना हो गया डिक्लाइन। जैसे मान लेते हैं कि मेरा एक बड़ा सा ओवर बॉडी है, तो फिर मैं यहाँ से एक रैम्प बनाऊंगा, एक ऐसा स्पेरिकल सा बॉटम तक। तो ये मेरा हो गया डिक्लाइन। तो मैं यहाँ से ओवर बॉडी तक पहुँच गया, मैं यहाँ से ओवर बॉडी तक पहुँच गया, मैं यहाँ से भी ओवर बॉडी तक पहुँच गया। ये हो गए मेरे 3 लेवल्स, 3 मेन लेवल। ये स्पाइरल वाला हो गया मेरा डिक्लाइन, और ये है ओवर बॉडी। तो जैसे मैंने बताया था कि जो कोल का डिपॉजिट है वो फ्लैट होता है, उसमें वर्टिकल हाइट ज़्यादा नहीं होती है। तो इसके लिए कोल में जनरली कभी भी डिक्लाइन मिलता नहीं है, अनलेस उसमें कोई बड़ी मशीन उतारना और ज़रूरत हो, वरना डिक्लाइन बनता नहीं है। तो ये बनता है मेटल ओर्स के लिए। और अभी एक और हो गया डिक्लाइन। तो इनका जो डिफरेंस है वो इनकी डेफिनेशन में ही है। जैसे वर्टिकल शाफ्ट वर्टिकल हो गया, डीप सीटेड डिपॉजिट्स के लिए होता है। इंक्लाइन शाफ्ट भी शाफ्ट है तो डीप डिपॉजिट्स के लिए होता है। और इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड है तो क्या हो जाता है कि इंक्लाइन शाफ्ट से ओवर बॉडी तक पहुंचना आसान हो जाता है। लेकिन जब ये होता है वर्टिकल शाफ्ट और अगर ओवर बॉडी डिपिंग है, तो पहले तो शाफ्ट से आपको दिखेगा कि आपका जो ओवर बॉडी है थोड़ा पास में है, लेकिन जैसे ही नीचे नीचे जाते रहोगे ओवर बॉडी दूर हो जाएगी। ये चीज़ इंक्लाइन शाफ्ट में नहीं होता, क्योंकि दोनों सेम डिप में है, तो आप जितना भी नीचे जाओ सेम ही डिस्टेंस पे आपको ओवर बॉडी मिल जाएगी। तो ये डिफरेंस है। और अगर एडिट के बारे में बात की जाए तो ये पहाड़, इसमें एक ओवर बॉडी, और ये आपका सरफेस है, और आपने यहाँ से एक ड्राइवेज बना दिया हॉरिजॉन्टल या नियर हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया एडिट। ये हो गया एडिट। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है मानता हूँ, और कुछ डाउट्स हो तो लास्ट में भी फिर से पूछ लेना। तो अभी आते हैं सेकेंडरी डेवलपमेंट में। वो होती है, जैसे अभी हमने क्या क्या देखा, हमने देखा शाफ्ट देखा, इन वर्टिकल शाफ्ट, इंक्लाइन शाफ्ट, स्लोप इंक्लाइन, डिक्लाइन, एडिट और मेन लेवल्स। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अभी आते हैं रेस पे।
Raise is a near vertical opening driven upwards from one level to the another. जैसे अभी मैंने लेवल्स के बारे में बताया, तो जैसे अभी लेवल 1 है और लेवल 2 है, मुझे उन दोनों लेवल्स को जोड़ना है, तो मैं बीच में एक छोटा सा शाफ्ट की तरह बनाऊंगा, छोटा सा वर्टिकल शाफ्ट। रेज लिटरली एक छोटा सा वर्टिकल शाफ्ट ही होता है। तो अगर उस छोटे से कनेक्शन को मैं लेवल 2 से, लेवल 2 नीचे वाला लेवल है, लेवल 1 ऊपर वाला लेवल है, अगर मैं लेवल 2 से कंस्ट्रक्ट करते करते लेवल 1 तक पहुंचा हूं तो उसे रेज बोलेंगे। और अगर मैं लेवल 1 से कंस्ट्रक्ट करते करते खोदते खोदते लेवल 2 तक पहुंचा हूं तो उसे बोलेंगे विंस। A near vertical opening driven downwards from one level to the another। तो मतलब अगर मैं लेवल 1 से लेवल 2 तक आता हूँ तो रेज और विंस लास्ट में दिखने में एक ही चीज है, लेकिन उनका बनाने का तरीका अलग है। फिर आता है क्रॉस कट्स। These are horizontals or near horizontal underground drivages to intersect the ore body। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि जैसे अभी यहाँ पे देखोगे तो ये जो मैंने वो इंक्लाइन शाफ्ट से ओवर बॉडी तक जो चीज़ें बनाई है मैंने कनेक्शंस, उनको क्रॉस कट बोलते हैं, क्योंकि वो एक्सेस को ओवर बॉडी से कनेक्ट कर रहा है, जनरली हॉरिजॉन्टली क्रॉस कट्स। और यहाँ पे भी वर्टिकल शाफ्ट को ओवर बॉडी से कनेक्ट कर रहा है, ये भी क्रॉस कट्स है। यहाँ पे भी जैसे डिक्लाइन है, डिक्लाइन को ये जो ओवर बॉडी है उस ओवर बॉडी को डिक्लाइन को क्रॉस कट्स कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब इट इज एन इंटरसेक्शन फ्रॉम एक्सेस टू डिपॉजिट। हिमांशु, स्टेपल शाफ्ट कुछ नहीं था, इंक्लाइन शाफ्ट और वर्टिकल शाफ्ट ही थे शायद, सुनाई दिया। स्टोपिंग, स्टोपिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसको एक अगर ओर में से एक एरिया में से अगर आपने ओर बॉडी एक्सट्रैक्ट कर लिया तो जो बचा हुआ एरिया होता है उसे एक स्टोप कहा जाता है। तो ये एक स्टोपिंग है, ये भी एक डेवलपमेंट प्रोसेस है। जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, एक जगह से आपने ओर निकाल दिया तो उस जगह को आप स्टोप बोलोगे। सब और इंटरमीडिएट लेवल्स, दीज आर द लेवल्स बिटवीन मेन लेवल्स। जैसे देखा जाए तो मान लेते हैं ये दो लेवल्स हैं, लेवल 1 और लेवल 2, और ये कनेक्टेड है सीधा शाफ्ट से। और मान लेते हैं यहाँ पे और बॉडी है, तो एक्चुअली ये तो लेवल्स नहीं होंगे, लेवल तो ये होगा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे बना है, ये लेवल्स है। और ये जो दोनों है वो तो क्रॉस कट्स है, क्योंकि ये शाफ्ट से और बॉडी को कनेक्ट कर रही है। और बीच में अगर मैं एक और लेवल बनाता हूँ, बीच में अगर मैं एक और लेवल बनाता हूँ ईज ऑफ प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि और आसान हो जाए और बॉडी को एक्सट्रैक्ट करना, जो शाफ्ट से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे ये लेवल्स है, ऐसी लेवल्स ऐसी होती है, तो ये एक इंटरमीडिएट लेवल है। लेवल 1 और लेवल 2 तो शाफ्ट से कनेक्टेड है इसलिए वो मेन लेवल है, लेकिन ये जो बीच वाला लेवल है वो एक इंटरमीडिएट लेवल है, आईएल, तो वो शाफ्ट से कनेक्टेड नहीं है, ये डिफरेंस है इसमें। तो आज के लिए बस यही तक करते हैं, टाइम भी हो गया है। और कल की क्लास से मैं ड्रिलिंग मेथड्स और ड्रिलिंग मशीन्स के बारे में शुरू करूँगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिविजन्स हैं, अलग अलग तरह की ड्रिलिंग मशीन्स है, कब कौन सा इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, कब कौन सी मशीन लगानी है, कैसे मेथड में
कैसा चीज़ यूज़ होना चाहिए, रॉक के पैरामीटर्स कौन कौन सी ध्यान में रखनी है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के जब आप पूरे ड्रिलिंग मेथड्स को समझते हो तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो ये चीज़ कल शुरू करेंगे। आज के लिए था बस मेथड्स ऑफ एक्सेस टू डिपॉजिट्स। अभी जो भी डाउट है जिनको भी, वो पूछ सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन भी देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कमेंट सेक्शन में ऊपर से आता हूँ जल्दी। जैसे कि मुझे पता है आप लोग का दूसरा क्लास भी है, तो मैं बस जल्दी से आप लोग अपने जो भी डाउट्स हो डाल दो, जिससे कि मैं भी देख लूँ एक बार। ओके ठीक है, मैं अभी नीचे से शुरू करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रहने दो। अभी कोई और डाउट्स मत डालो, और जो भी होगा मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना या फिर कल की क्लास में पूछ लेना। ठीक है, तो अभी कमेंट्स स्टॉप कर दो। डिफरेंस बिटवीन टनल एंड एडिट। टनल एंड एडिट में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। वो जैसे रोड टनल्स होते हैं, अगर उसी को तुम एक और बॉडी को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो वो एक एडिट बन जाता है। रेस और विंस का डिटेल्स। रेस तब होता है जब एक नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल तक खोदते हुए कनेक्ट करते हो, और विंस तब बोलते हैं उसी चीज को जब आप ऊपर से लेकर नीचे तक उसे बनाते हो। जैसे मेरा स्क्रीन दिख रहा हो तुम लोग को, तो मैं जल्दी से रेस और विंस बना देता हूँ। जैसे ये दो लेवल्स है, लेवल 1 लेवल 2। अगर मैं लेवल 2 से ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हुए लेवल 1 तक आ गया तो उसको मैं बोलूंगा रेज। ऊपर की डायरेक्शन में एक्सकवेशन कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ऊपर से नीचे एक्सकवेशन करते हुए आ रहा हूँ तो उसको मैं बोलूंगा विंस। ये डिफरेंस है। क्रॉस कट और मेन लेवल। देखो राजेश, अगर मेरा, ठीक है, समझ लो कि एक वर्टिकल शाफ्ट है। राजेश, तुम सुनो ठीक है, और जिनको भी क्रॉस कट और मेन लेवल में डाउट है वो लोग सुन लो। जो भी शाफ्ट या एक्सेस है, उसमें से जो भी एक ड्राइवेज निकल के ओवर बॉडी तक पहुंचा, वो होता है क्रॉस कट। जो भी ओवर बॉडी को इंटरसेक्ट किया, अभी इंटरसेक्ट करने के बाद स्ट्राइक डायरेक्शन में आप एक और ड्राइवेज बनाओगे, उसको बोलते हैं मेन लेवल। जो मेरा स्क्रीन दिख रहा है उसमें जो क्रॉस कट एक लाइन आया हुआ है शाफ्ट से लेकर ओवर बॉडी तक, वो क्रॉस कट है। और जब उसको पेज के अंदर या स्क्रीन के अंदर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ तो वो एक लेवल है। कोल में डिक्लाइन जनरली यूज नहीं होता क्योंकि कोल का हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट होता है। और नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, पीपीटी भी शेयर कर दूंगा, रिटन नोट्स भी शेयर कर दूंगा। तो आज आपका जो भी 5 क्वेश्चन वाला टेस्ट होगा वो आप कर लीजिए, और कल सुबह तक आपको नोट्स मिल जाएंगे। और जल्दी से बाकी डाउट्स देख लेता हूँ मैं। इंटरमीडिएट लेवल की ज़रूरत क्यों होती है? समझ लो कि इनिशियली आपने लेवल्स बना लिए 50-50 मीटर के इंटरवल में, लेकिन बाद में आपको लग रहा है कि बीच में अगर कोई और लेवल भी होता, या फिर आपके पास ज़्यादा आदमी है, ज़्यादा मशीन्स है, और आप ज़्यादा जगहों पे एक ही साथ काम कर सकते हो, तो इंटरमीडिएट लेवल्स काम आ जाती हैं। और हर बार शाफ्ट से एक क्रॉस कट बनाना, डिपॉजिट तक डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ जाता है। तो जितने कम क्रॉस कट्स बनाए उतना अच्छा है।